अब बैठ जाओ शांत हो। तो बच्चों आज हम आपका 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्यों जान लिया जाए कि हम 12th क्लास सिलेबस कितना पढ़ेंगे। तो जरा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो 12th का जो आपका टोटल सिलेबस है उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिट कितनी है, यूनिट है बेटा 9। कितनी यूनिट है? 9। यूनिट को हिंदी में कहते थे आप इकाई। क्या कहते थे? अच्छा, क्या होती है यूनिट? एक तौर पे फिजिक्स के भाग। क्या है? भाग। जैसे आप 10th में क्या पढ़ते थे? साइंस, विज्ञान। उसके कितने भाग थे? 3। एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक। अब चूंकि वहां थोड़ा थोड़ा पार्ट था इसलिए एक भाग में तीनों पढ़ लिए। अब जैसे ही आए 11th में, अब थोड़ा तुम्हें जो ये जो भाग थे वो डिटेल में पढ़ने। अब जो डिटेल में पढ़ने तो इनको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग। क्योंकि अगर तीनों इकट्ठे बोले फिर से विज्ञानी एक सब्जेक्ट बना दो। अब तीनों की डिटेल इतनी है कि तीनों मिला के इकट्ठा अगर एक पेपर बना दिया आपका, उधर इतना बस का नहीं हमारा एक पेपर में जो हम दे पाए पेपर एक इकट्ठा। इतना सिलेबस एक पेपर में लिख के आना या उसके बारे में तैयार करके जाना संभव नहीं है। इसलिए कितने भाग कर दिए? 3, है ना। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग कर दिया। अब जैसे वहां विज्ञान के 3 भाग थे, ऐसे ही यहां जो भौतिक विज्ञान है उसके छोटे छोटे कितने भाग हैं? 9। और इन 9 भागों में बोले सर टोटल चैप्टर कितने हैं? तो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं 14। कितने चैप्टर? अच्छा, ये जो 9 भाग हैं, जब 12th से और आगे इंटर से आगे पहुंचो ग्रेजुएशन, फिर इन भागों को और डिटेल में पढ़ते हैं। जब डिटेल में पढ़ते हैं तो इनके भी अलग अलग पेपर बन जाते हैं। जो ये भाग यहाँ पढ़ोगे ये ग्रेजुएशन में जाके अलग अलग एक एक क्या बनेगा? पेपर बनेगा। ठीक है ना बेटा। तो समझो यहां हमारे टोटल फिजिक्स में समझ लो कितने भाग हैं? 9 भाग हैं। और उन 9 भागों में कितने चैप्टर? 14 चैप्टर। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा? एनसीईआरटी। अदर प्राइवेट बुक्स में चैप्टर्स की संख्या अलग अलग है। किसी में 28 से लेके 30-32 तक होती है। 30 तक 32 तक भी किसी किसी में दे रखे हैं। अब आपको सर उन प्राइवेट में क्या ज़्यादा दे रखे हैं, एनसीईआरटी में कम है क्या? ऐसा नहीं है। देखो है क्या, जो एनसीईआरटी का एक चैप्टर होता है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, एक चैप्टर में अलग अलग टॉपिक हैं उनको अलग अलग कर दिया, है ना। जैसे पहला चैप्टर मान लो 2 भागों में बांट दिया। पहले चैप्टर में एक वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं गॉस कीपर में। हम एक ही चैप्टर में पढ़ाएंगे, उन्होंने 2 चैप्टर कर दिए, वैद्युत क्षेत्र अलग और गॉस कीपर में अलग। ऐसे करके वो एक एक चैप्टर के कई भाग करके 28 से 30-32 होते हैं। तो ऐसा नहीं किसी ने कोई प्राइवेट बुक ले आया किसी दिन कह दिया स्कूल वालों ने पढ़ लेगा, किसी भैया की या पुराने किसी पारिवारिक या मित्र की कॉपी मिल गई, बुक मिल गई पुरानी, आप उससे देखा तो आपने कहा सर तो कह रहे 14 ही चैप्टर कराएंगे हम, इसमें तो 28 दिए हुए हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हमारे 14 चैप्टर छुड़वा दिए, उन्होंने कराया ही नहीं, है ना। हमें सिलेबस पूरा पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसा नहीं, घबराना नहीं है। 28 हो 30 हो, वो सारे चैप्टर इन 14 में ही शामिल हैं। वो सबके सब चैप्टर बेटा इन 14 में ही शामिल हैं। अब इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना। अब देखो चैप्टर नंबर 1 है, और अगर इसका यूनिट पूछे तो यूनिट भी कौन सी है? 1 है, जिसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी, या इंग्लिश में बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जरा थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं इसकी। बेसिक जानकारी क्या है? देखो बेटा फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच या शाखा या कह दो भाग होता है वैद्युत चुंबकत्व। बहुत बड़ा भाग क्या है? वैद्युत चुंबकत्व। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा भाग क्या है? वैद्युत चुंबकत्व। अब बात आती है, सबसे पहले ये जानो वैद्युत चुंबकत्व क्या होता है। देखो बेटा भौतिक विज्ञान का ऐसा भाग जिसमें किसका अध्ययन करें? आवेश का।
भाई भौतिक विज्ञान के जिस भाग में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में, उस भाग को ही क्या नाम दिया गया है, वैद्युत चुंबकत्व। तो अगर आपसे कोई कहे बोले वैद्युत चुंबकत्व क्या है, बोले ऐसा भाग जिसमें किसका अध्ययन करेंगे, बोले आवेश का अध्ययन करेंगे। अब आप कहो सर कितना बड़ा भाग है, इतना बड़ा भाग है कि जो आपने अभी पढ़ा टोटल सिलेबस में फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं, 14, और 14 में से 8 चैप्टर इसी में आते हैं। कितने चैप्टर, अब समझ लो लगभग कितने परसेंट, 60% चैप्टर, तो 60% सिलेबस तो इसी में आ गया, ठीक है ना। तो वैद्युत चुंबकत्व तो हमारा फिजिक्स का एक बहुत बड़ा भाग है, जिसमें लगभग हमारे 12th क्लास का कितने परसेंट सिलेबस आ जाता है, 60%। अब यह है क्या, भौतिक विज्ञान का एक ऐसा भाग, या भाग को कह देते हैं शाखा। शाखा का मतलब तो जानते ही हो ना, शाखा इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच, शाखा ही भाग, ऐसे समझ लो जैसे आपने देखा होगा ये पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर जाके ऐसे कई भाग हो जाते हैं, भागों क्या कहते हो उस पेड़ की, शाखाएं। तो शाखाएं क्या, पेड़ के भाग ही तो हैं। ऐसे ही भौतिक विज्ञान के जो भाग हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, शाखाएं। क्या कह देते हैं, शाखाएं। या जैसे व्यवहार में भी देखते हो, बोले ये SBI बैंक की शाखा है, ये इस बैंक की शाखा है कि नहीं, शाखा, ब्रांच। तो शाखा ब्रांच का मतलब क्या है, भाग है, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो हमने कहा वैद्युत चुंबकत्व क्या है, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें किसका अध्ययन करेंगे, आवेश का। तो ये तो एक बड़ी शाखा हो गई। फिर इसको 2 छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। 2 छोटे छोटे भागों में, बोले वो 2 छोटे छोटे भाग कौन से हैं, जरा देखो बेटा, वो 2 छोटे छोटे भाग कौन से, उन पर ध्यान दो। देखो पहला भाग इसमें, इसका जो है, एक है स्थिर वैद्युतिकी। कौन सा है, और दूसरा भाग है इसी का वैद्युत गतिकी। क्या है बच्चों, या इसे वैद्युत धारा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अब बोले ये क्या है बेटा, इसके नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्थिर का मतलब तो जानते ही होगे, बताओ भाई। स्थिर का मतलब कैसा, रुका हुआ। कोई वस्तु स्थिर है तो इसका मतलब क्या है, रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ। अब वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। देखो देखो, वैद्युत या वैद्युतिकी शब्द का मतलब समझ लो। कहीं भी अगर क्या शब्द आ जाए, वैद्युत, वैद्युत या विद्युत एक ही है। देखो वास्तव में एक वचन बहुवचन का झंझट होता है, ये एक वचन होता है, ये बहुवचन होता है। लेकिन इतने विचार करना नहीं, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कहीं वैद्युत लिख लो चाहे विद्युत लिख लो। कहीं कहीं किताबों में कोई वैद्युत लिखा होता है, विद्युत किताब वाले नहीं फॉलो करते तो हम क्या करें, है ना। चाहे वैद्युत लिखो विद्युत लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ये मत कहना सर कहीं वैद्युत लिख लेते हो कहीं विद्युत, है ना। तुम्हारा भी जहां मन करे वैद्युत लिख दो, जहां मन करे विद्युत लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब बस शुद्ध भाषा में थोड़ा मतलब समझ लो वैद्युत का क्या है। बिजली का बिल जमा करने की बारी आती है तो घर वाले क्या कहते हैं, कहाँ जमा करे आओ, बिजली विभाग, बिजली घर। हाँ, बिजली घर कह देते हो या बिजली विभाग। अच्छा, बिजली विभाग में गए कभी, हाँ, बिजली विभाग के बाहर कहीं तुमने बिजली विभाग लिखा देखा, उस पर बोर्ड क्या लिखा था, विद्युत विभाग। क्या लिखा होता है, मतलब जो तुम घरेलू भाषा में जिसे बिजली कहते हो, उस बिजली का मतलब क्या है, विद्युत। मतलब विद्युत का मतलब क्या है, बिजली। घरेलू भाषा में आ जाओ, यही पढ़ी लिखी भाषा थोड़ी विद्युत हो गई, है ना। विद्युत, वैद्युतिकी, इसका मतलब है बिजली। अब बोले बिजली कहाँ से बनती है, बिजली तब बनती है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब आवेश कहीं दौड़ लगाता है। कौन दौड़ लगाता है, मतलब बिजली कहाँ से बनेगी। तो सीधे सीधे मतलब समझो, विद्युत शब्द का मतलब है आवेश। वैद्युत या विद्युत कहीं आ जाए उसका मतलब क्या है, बात क्लियर। अब ये रट डालना, जहां मैं कहूं विद्युत या वैद्युत आ जाए, हम कहीं इसका मतलब क्या, बोले सर आवेश होगा। क्या होगा, अब जरा देखो बेटा, यहां आ जाओ। तो बेटा स्थिर का मतलब था रुका हुआ, और वैद्युतिकी या वैद्युत शब्द आ गया तो उसका मतलब है आवेश। तो बताओ अब इसके नाम से कुछ समझ में आया। ये भौतिक विज्ञान का ऐसा भाग है जिसमें आवेश को तो पढ़ेंगे, लेकिन कौन से आवेश,
बोले आवेश से कहेंगे अभी तुम बैठे रहो अपनी जगह, जहां हो वहीं रहो, तब तक तुम पे जो स्टडी करें वो काहे में आएगी, स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान का ऐसा भाग है जिसमें करेंगे तो अध्ययन आवेश का ही, लेकिन कौन से आवेश का, स्थिर आवेश का, रुके हुए का या स्थिर का ही कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब स्थिर वैद्युतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अब अच्छा थोड़ा आगे आ जाओ इधर दूसरे वाले भाग पे, बताओ पहला वर्ड इसमें भी वैद्युत है। और वैद्युत का मतलब तुम्हें पता होगा, है कि नहीं? वैद्युत का मतलब आवेश, चलो बढ़िया बात है। अच्छा, गतिकी का मतलब वो गतिमान हो, दौड़ रहा हो। इसका मतलब जब आवेश कहेगा आप मैं चलना चाहता हूं, बैठे बैठे थक गया, तो अब चलते समय उस पर जो अध्ययन करेंगे वो किस में आएगा, वैद्युत गतिकी। किस में आएगा? तो वैद्युत गतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान का ऐसा भाग जिसमें गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? चलो भाई ये बात भी समझ में आ गई। बोले गतिमान आवेश का जो अध्ययन है उसे क्या कहेंगे, वैद्युत गतिकी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कुछ बालक कह रहे हूँ सर एक नाम और भी तो डाल रखा है, वैद्युत धारा। इससे भी तो बता दो, गतिमान आवेश का अध्ययन को वैद्युत धारा क्यों कह रहे हो? अच्छा मुझे ये बताओ, वैद्युत धारा नहीं जलधारा तो सुना होगा, बताओ जलधारा किसे कहते हैं? अगर जल कहीं पे दौड़ता हुआ जा रहा है तो दौड़ते हुए चलते हुए जल को, गति करते हुए जल को ही तो जल की धारा कहेंगे। तो ऐसे ही गति करते हुए आवेश को आवेश की धारा कह सकते हैं कि नहीं? अब आवेश को वैद्युत कहते हैं, तो वैद्युत धारा, वैद्युत का मतलब आवेश और धारा का मतलब ये जो वैद्युत है वो क्या कर रहा होगा, गति। तो मतलब तो वही है, गति करते हुए आवेश के अध्ययन को चाहे तो वैद्युत गतिकी कह दो या वैद्युत धारा कह दो, कोई दिक्कत वाली बात। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है, बोले आवेश के बारे में जो टोटल स्टडी, टोटल जानकारी जो पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकत्व। फिर उसमें से जो जानकारी रुके हुए आवेश से संबंधित होगी वो जिस भाग में पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत की। फिर आगे जो जानकारी आवेश से संबंधित ही पढ़ेंगे लेकिन चलते हुए आवेश पर का अध्ययन करेंगे वो काय में आएगी, वैद्युत गतिकी में या वैद्युत धारा। अब आवेश की जो बेटा गति है ना, ये भी दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? बोले सर ये कौन से दो प्रकार की हो सकती है? जो गति है ये भी दो प्रकार की। कौन सी? एक तो बेटा एक समान गति। कौन सी गति? और दूसरी वाली असमान गति। अच्छा, एक समान गति और समान गति का मतलब समझ रहे हो? एक समान का मतलब आवेश ने जितनी तेजी से, जितने वेग से चलना शुरू किया, बोले ना मैं इससे हल्के होने वाला ना मैं इससे तेज होने वाला, मतलब मैं अपने वेग में कोई परिवर्तन, जैसे चल रहा हूं वैसे ही चलता रहूंगा, तो उसका वेग एक समान। मतलब अगर वेग क्या रहे, कांस्टेंट, तो एक समान गति का मतलब है उसका वेग क्या रहे, कांस्टेंट। क्या रहे? वेग नियत रहे। अच्छा, वेग अगर कांस्टेंट है इसका मतलब इसका त्वरण कितना होगा, बताओ भाई, त्वरण कितना? अरे त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, एक सेकंड में वेग में होने वाला, वेग तो नियत हो गया, नियत हो गया मतलब वेग में कोई परिवर्तन, और वेग में एक सेकंड में वेग में होने वाले परिवर्तन को ही तो त्वरण कहते हैं। अब बोले वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो उसमें अगर परिवर्तन का मान पूछे एक सेकंड में तो जीरो। भाई जिसमें अगर परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है, अब हम आपसे कहें बताओ एक सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, आप कहो सर कुछ नहीं हुआ, जितना था वो ही रहा। अब कुछ नहीं हुआ मतलब उसमें परिवर्तन का मान जीरो लिखोगे, हाँ, तो मतलब जिस गति में त्वरण क्या हो, जीरो। एक समान गति का मतलब है जिसमें वेग क्या रहे, नियत, कांस्टेंट, एक समान, या त्वरण क्या रहे, जीरो, उस गति पर चर्चा करेंगे इसमें। दूसरी असमान गति। असमान गति का मतलब जो वेग है v वो कांस्टेंट नहीं हो बल्कि चेंजेबल हो, परिवर्ती हो, वेरिएबल हो। परिवर्ती लिख देता हूं मैं हिंदी में, है ना, आप कहो अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो, हम हैं हिंदी मीडियम वाले। परिवर्ती का मतलब वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। अच्छा, जब वेग में परिवर्तन होगा
वेग परिवर्तन की दर को तो क्या कहते हैं? त्वरण। मतलब इसमें त्वरण का मान 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, निश्चित मान होगा। इसका मतलब इस गति में क्या होगा? त्वरण होगा। क्या होगा? और जिस गति में त्वरण होता है ना बेटा, उसे कह देते हैं त्वरित गति। जो गति में त्वरण होता है उस गति को क्या कह देते हैं? तो ये जो असमान गति है ना, हम या करके इसमें एक नाम इसका और भी लिख सकते हैं। कौन सा? बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? बेटा आवेश के बारे में जो कुलाध्ययन है उसको क्या कहेंगे? वैद्युत चुंबक। अब उसमें से जितना अध्ययन स्थिर आवेश का करेंगे वो किस में आएगा? स्थिर वैद्युतिकी में। और जो अध्ययन गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे वो किस में आएगा? वैद्युत गतिकी में, वैद्युत धारा में। और गतिमान आवेश का भी अध्ययन दो स्थितियों में करेंगे। पहले बेटा उसकी एक समान गति पर चर्चा करेंगे, फिर असमान गति या त्वरित गति पर चर्चा करेंगे। क्या बताओ, इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है ना। अब जरा एक चीज पर ध्यान दो। आपने बेटा जब आप 10th में थे तो एक पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र और एक पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र। बताओ कुछ याद है उसके बारे में? है कि नहीं? ठीक है ना। आपने ये जाना होगा, बोले आवेश जो है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब बात ही आती है, बोले कब? डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्या आता है। देखो बात यह है, बोले कब वैद्युत क्षेत्र, कब चुंबकीय क्षेत्र। देखो आवेश के 2 तरह के प्रभाव हैं, एक वैद्युत प्रभाव जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, दूसरा चुंबकीय प्रभाव जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब बात समझनी यह है कि आवेश कब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है बेटा और कब चुंबकीय क्षेत्र। देखो अगर आवेश, ये बहुत काम की बात है, ध्यान रखना इसे, अगर आवेश कैसा हो? स्थिर, रुका हुआ हो, तो वो केवल अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। उसके अलावा और कुछ भी उत्पन्न, अगर स्थिर है, रुका हुआ है, बोले सर गति करने लगे, कौन सी गति? एक समान गति करेगा, उस वक्त ही अपने चारों ओर बेटा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी, मतलब दोनों ही उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। बोले सर असमान गति करने में लगे तो? तब देखो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। बोले सर फिर बदलाव क्या हुआ? ये तो एक समान गति वाली बात हो गई, ये तो इसमें भी था। हाँ, बदलाव है, क्या है? जब आवेश असमान गति या कह दो त्वरित गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ साथ अपनी कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में निकालता है। किसके रूप में? और उन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इसलिए उन तरंगों को नाम दिया जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। आगे एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप, डिटेल में वहां पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में, और उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, या ऊर्जा के फोटोन भी होते हैं। आप जानोगे ऊर्जा काय के रूप में चलती है? फोटोन के रूप में भी। तो कह दो वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, या कह दो ऊर्जा के फोटोन निकलते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 नंबर में क्या आता है? कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन क्या दिए होते हैं? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों। तो अगर स्थिर आवेश कहा जाए तो केवल वैद्युत क्षेत्र, अगर गतिमान आवेश कहा जाए तो दोनों, तो दोनों। और उसमें भी अगर कह दिया जाए त्वरित आवेश, कौन सा आवेश? या असमान गति करता हुआ आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, प्लस में चाहे ऊर्जा लिखा हो या प्लस में वैद्युत चुंबकीय तरंगे लिखी हो या क्या लिखी हो? फोटोन, कुछ भी लिखा हो सकता है। मैंने सारे लिख दिए वहां। क्या इतनी बात क्लियर है यहां तक? अब बेटा ये तो मैंने जो आपको बताया बेसिक बातें, ये कितने चैप्टर की चर्चा हो गई? 8 चैप्टर इसी में पढ़ो वैद्युत चुंबकत्व में। अब इसमें से जो पहली यूनिट डलवाई है वो कौन सी है? स्थिर वैद्युत की। अभी जो पहला चैप्टर है वो किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युत की। क्या बात क्लियर है? अब जरा समझो यहाँ। अब मुख्य तौर पे पूरे में पढ़ो, अध्ययन किसका करना है? आवेश का।
तो सबसे पहले तो अभी 1-2 दिन चर्चा आवेश पे ही चलेगी डिटेल में। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, आवेश के बारे में। तो अगली हेडिंग देखो बेटा हमारी जो है, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, वैद्युत आवेश, या जिसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, या बोलचाल में केवल आवेश भी कह देते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बोले सर वैद्युत आवेश कोई अलग था, बोलचाल में केवल क्या कह देंगे, आवेश कह देंगे, ठीक है ना। चाहे वैद्युत आवेश कह दो, आवेश कह दो। अब आवेश है क्या, एक तो परिभाषा अभी जो हमने समझा था ना वहीं से, वैद्युत आवेश के कारण देखो, अगर आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण क्या क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होते हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव कह दो, या उन प्रभाव को ही क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं कॉमा लगा के क्या कह सकते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अच्छा, एक परिभाषा और जान सकते हैं, अथवा थोड़ा और समझ लो, आवेश के बारे में बहुत सी व्यवहारिक घटनाएं भी देखी होंगी तुमने। अच्छा, आपने बचपन में एक जादू जरूर दिखाया होगा अपनी क्लास में बैठ, एक पैमाना या पेन वगैरह लेते थे बालक और अपनी टेबल पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े तोड़ के रखते थे, और वो पैमाना सिर में ऐसा रगड़ा थोड़ा, और रगड़ने के बाद बोले अब शुरू होता है हमारा जादू। कैसे करके, रगड़ने के बाद अब कागज के टुकड़े रखे थे उनके पास ऐसे करके ले गए, बोले देखो अब ये हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। बोले ऐसा नहीं, चमत्कार मुझे भी आते हैं, बस समझ नहीं रहे हो तुम हमारी पावर को भी, है ना। और दिखाने लगे, बोले देखो कागज उड़ते हुए आ रहे हैं। वो वास्तव में किसके कारण होता है, आवेश कारण। कैसे होता है अभी जाने। ऐसे ही कई प्रयोग किए गए। कौन से प्रयोग किए गए आवेश को समझने के लिए थोड़ा जानो। पहले तो कांच की छड़ें ली गई। किसकी छड़ें, कांच की ये छड़ें ली, ये भी कांच की है और ये भी कांच की है, और इनको क्या किया, रेशम से रगड़ा। एक पदार्थ क्या होता है, रेशम, सिल्क, कर ली और ऐसे ऐसे रगड़ ली, इसको भी रगड़ा, इसको भी रगड़ा। अब रगड़ने के बाद देखा और इनको ऊपर ऐसे फिक्स जगह कहीं लटका दिया। रगड़ने के बाद ये देखा ये ऊपर वाले सिरे फिक्स थे, लटके हुए थे, किसी से बंधे हुए, नीचे वाले सिरे ऐसे करके दूर भागने लगे, ऐसे हो गई। मतलब ये पहली वाली पोजीशन है। फिर ये जो ऐसे करके थी ना, चलो दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, जरा देखो, ऐसे करके लटकाया इनको रगड़ने से पहले, तब तो ऐसे ही सीधे लटके रहे। बोले कोई दिक्कत नहीं, जैसे लटका दो हम वैसे ही लटके रहेंगे। लेकिन जब इनको रगड़ दिया रेशम से, उसके बाद इन्होंने कहा आप जैसे तुम कहो वैसे नहीं रहेंगे हम। अब देखो, बोले जैसे ही लटकाया ऊपर सिरे फिक्स, बोले अब ऐसे दूर दूर भागने लगी ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, रगड़ने से इनमें कोई ऐसा गुण उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से इनके बीच कौन सा बल, आकर्षण की प्रतिकर्षण। अरे भैया आकर्षण होता तो ऐसे खिंचती पास, ये तो ऐसे दूर भाग रही, एक दूसरे को धक्का दे रही, मतलब कौन सा बल, इनके बीच कौन सा बल लगने लगा, प्रतिकर्षण। तो उनका चलो बढ़िया इन पे लगने लगा, बोले ऐसा करो कुछ और ले लेते हैं कुछ। फिर उन्होंने एक पदार्थ होता है बेटा एवोनाइट, जो एक्सपेरिमेंट किया उन पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो और बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको रगड़ने से ये गुण आ जाता है। 2 छड़ें ली इस बार फिर से, काय की, एवोनाइट की। ये भी एवोनाइट की और ये भी सेम इसी की।
हाँ, इनको भी आपस पहले लटका है तो उन्होंने कहा ठीक, जैसे लटका दो वैसे ही है। लेकिन जब इनको भी क्या किया, इनको रगड़ा बिल्ली की खाल से। क्या रगड़ा? बिल्ली कार से रगड़ लिया। बिल्ली पकड़ ली होगी कहीं, नहीं खाल ले आए ना, ऐसा ना कहो, बिल्ली पकड़ ली होगी। मान लो बिल्ली पकड़ उधर रगड़ दिया ऐसे, बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब रगड़ने के बाद देखा ये भी, अब तो इनमें कोई ऐसा गुण आ गया जिसकी वजह से दूर भागने लगी। मतलब ये भी कुछ ऐसे हो गई, ऊपर सिर, ऊपरी सिरा फिक्स था। मतलब कौन सा बल लगने लगा भैया, बताओ कौन सा बल लगा? बोले अच्छा। बोले ऐसा करो, अब इनमें से एक एक उठा लो अलग। एक काय के लिए, कांच की, वो काय से रगड़ी थी, रेशम से। और दूसरी काय वाली ले ली, एबोनाइट वाली, है ना। तो वो काय से रगड़ी, बिल्ली खाल से। अब इनको लटका के देखा, अब इनको लटकाने से ये हुआ ऊपरी सिरे फिक्स थे, अब निचले सिरे ऐसे पास भागने लगे। मतलब अब इनके बीच कौन सा बल लगा? लेकिन रगड़ने से पहले थोड़ा ही था इनमें ऐसा कुछ, जैसे लटका दिया वैसे ही रुकी रही। इसका मतलब इन वस्तुओं को आपस में रगड़ने से कोई ऐसा गुण उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण ये वस्तुएं एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षण बल लगा रही हैं या कौन सा बल लगा रही हैं। और इस गुण को, जिसकी वजह से वस्तुओं के बीच या तो आकर्षण बल लगे या कौन सा बल लगे, प्रतिकर्षण बल, इसको ही क्या नाम दे दिया? वैद्युत आवेश। क्या नाम दे दिया? अरे कोई ना कोई गुण है तो उसको कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। जैसे तुम्हारा घर में पहले जब जन्म हुआ तो घर वालों को कुछ ना कुछ तो नए बालक को नाम देना ही पड़ता है ना। तो ऐसे ही समझ लो, कोई एक नया गुण मिला, बोले अरे रगड़ने से कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि या तो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल, बोले ऐसे गुण को कुछ नाम दे दो, तो इस गुण को नाम दे दिया वैद्युत आवेश। तो एक परिभाषा और भी तो दे सकते हैं। बोले सर कौन सी? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु या कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को या तो क्या करेगी, आकर्षित, या क्या करेगी, वही क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? चलो तो दूसरी परिभाषा भी लिख लें क्या बेटा? अथवा किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है, इसको ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब अच्छा ये बताओ, इतनी जो थ्योरी पढ़ी आपने, ये बातें समझी, इससे कुछ समझ में आया आवेश कितने प्रकार का रहा होगा? बताओ भैया। अरे भाई आवेश के कारण या तो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है, या मतलब इसका प्रभाव कितने तरीके का है, तो आवेश भी कितना रहा होगा? अरे भाई अकेला होता तो उसकी वजह से, अकेले गुण से या तो आकर्षण बल लगता या दो दो गुण थोड़ी आते। बस दो प्रकार का प्रभाव है, इसका मतलब ये गुण भी कितने प्रकार का है? मतलब वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो अगली बात यही आती है कि जो वैद्युत आवेश है, कौन है वो, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। होता है। बोले कौन से दो प्रकार? पहला धन आवेश, पहले क्या नाम दिया, और दूसरे को क्या नाम दिया? ऋण आवेश। इंग्लिश में कहो तो बेटा धनावेश को क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। और शॉर्ट में ऐसे अगर केवल प्लस बनाओ, लास्ट में बी लिख दो, ऐसे पॉजिटिव पढ़ते हैं फिर बच्चे बाद में पूछे सर प्लस बी क्या है? पॉजिटिव में लास्ट का बी बना के उससे पहले प्लस लगा दो तो पॉजिटिव। ऐसे ही ऋणावेश को क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव। अच्छा इसे बोले अगर शॉर्ट में लेके कई जगह यूज करेंगे इसलिए बता रहा हूँ, माइनस लगा के बी लगा दो, माइनस और क्या लगा दो बी, नेगेटिव चार्ज। अच्छा इनको ये जो धनावेश और ऋणावेश नाम दिया, बोले सर कौन था ये नाम देने वाला? ये जो इनको नामकरण किया, ये करने वाले जो वैज्ञानिक थे, या अपनी भाषा में कहूँ नामकरण करने वाले जो पंडित जी थे, है ना, हमारा नामकरण पंडित जी तो ही करते हैं, और उसके बाद घर में चाहे दोबारा कोई कर दे, है ना, मम्मी पापा बुआ मामा किसी मन में आ गया ना ये नाम पंडित जी वाला नहीं अच्छा लग रहा, हम तो और बढ़िया नाम रखेंगे सुंदर सा बालक का। तो इनका जो नामकरण करने वाले पंडित जी थे वो कौन थे? नेम्ड बाई बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन मतलब नाम देख के तुम्हें हंसी आ रही, कैसा नाम है? जैसे तुम्हें उनका अजीब लगता है ऐसे उन्हें तुम्हारे लगते होंगे। उनसे पूछो बोले क्या नाम, उन्हें जब बताए जाते हैं कि चिंटू मिंटू टीटू बीटू, है नहीं, पप्पू सप्पू गप्पू, ऐसे फिल्म आगे कई नाम होते नहीं, वो कहते हैं अरे ये कैसा नाम है अजीब सा, ठीक है कि नहीं? तो ऐसी जैसे तुम्हें उनका अजीब लग रहा है उन्हें तुम्हारे लगते होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो किसने नाम दिया था? नेम्ड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो ये आवेश दो प्रकार का मिला, एक को नाम दिया धनावेश, दूसरे ऋणावेश। अब आपको सर यही नाम क्यों दिया? कुछ कारण है क्या इसका? वैसे कुछ का तो ऐसे भी नाम दे दिया जाता है, कुछ का कारण मिलता जुलता है ना, जैसे एक भाई का नाम कुछ है तो दूसरे का मिलता जुलता दे दिया, बोले उसका ये था, बोले इसलिए वैसा ही सेम हो जाए, फ्लो बन जाए, है ना, अजय विजय, है नहीं, ऐसे करके होते हैं ज़्यादा नहीं। और कोई बालक बता रहा है आप तो दिमाग इनका बढ़िया काम करेगा। अभी टॉपिक क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछो तो कहीं ना सर बढ़िया काम, अभी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब वैसे कोई खुरापाती बात, अरे सर हमसे पूछो सर, आप क्यों बता रहे, हम और बढ़िया बताएंगे तो सही काम करेगा दिमाग। आप जरा देखो, तो नेम्ड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, बोले इन्हें यही क्यों नाम दिया? अच्छा आपको पता है प्लस, धन का मतलब होता है प्लस, और ऋण का मतलब प्लस जोड़ने को प्रदर्शित करता है, माइनस घटाने को, ये तो पहले से बात थी। जोड़ने को प्लस से लिखते थे, घटाने को माइनस से, और इन्हें ही धन और ऋण कहते थे, इन्हें ही धन और। फिर आवेश को धन आवेश ऋण आवेश क्यों कहा? देखो जैसे प्लस का 10 लिया जाए और माइनस का 10 है, अलग अलग है तो ठीक है, इनकी वैल्यू है, इसको कहोगे प्लस 10 है, इसको कहोगे माइनस 10 है। लेकिन अगर इनको इकट्ठा करें तो आप इकट्ठा करते बोले सर प्लस 10 से माइनस 10 कैंसिल, बोले अब क्या, अब तो 0 हो गया, कैंसिल। ऐसे ही ये जो आवेश उत्पन्न हुए थे ना, जो किसने, हाँ ये अभी जो प्रयोग पढ़ा था, 2 प्रकार का उत्पन्न हुआ, ये अलग अलग जब ली थी, इनमें एक कांच वाली और एक एवोनाड वाली, अलग अलग वाली कणों जब इनको आपस में मिलाया, अलग अलग थे तब तक तो सही है, जैसे ही मिलाया ये एक दूसरे को निरस्त करके इन पे भी आवेश कितना हो जाता है, 0। मतलब जैसे प्लस और माइनस वाले मान निरस्त होके 0 हो जाते हैं, ऐसे ही ये 2 प्रकार का जो आवेश था उनको जब मिला रहे थे तो प्लस माइनस जैसे कैंसिल होके 0 हो जा रहा था, मतलब वो प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता था। मतलब ये भी प्लस माइनस जैसा व्यवहार कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा ऐसा करो, ये भी धन और ऋण बोले जोड़ घटाने जैसा काम कर रहे हैं, जुड़ घट के बोले बराबर हो जा रहे हैं सब, बोले ऐसा करो एक को नाम दे दो धनावेश, दूसरे को क्या नाम दे दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो। अब ये तो धनावेश और ऋणावेश की बात हुई, बोले नाम क्या दिया। अब इनको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसका प्रतीक क्या है? बताओ भैया, आवेश काय से लिखते हैं? बताओ भाई, है कोई बालक महान बताए? इतनी बात 10th पढ़ी रखी होगी। आवेश काय से लिखते हैं? क्यू से, चाहे तो स्मॉल क्यू से लिख दो, चाहे कैपिटल क्यू से। अच्छा इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा था? बताओ भैया, आवेश क्यू का 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था? Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर क्या पढ़ा था? आई टी, Q बराबर आई टी, ठीक है ना? Q बराबर क्या पढ़ा था? आई टी, Q बराबर आई टी। यहां से अगर हम आपसे पूछें, बोले इसका ऐसा करो बेटा, ऐसा ही मात्रक बता दो,
कौन सा मात्रक? पद्धतियां पढ़ी होंगी, MKS, CGS, FPS, फिर MKS का विस्तार करके और एक दूसरी पद्धति बनाई जिसको सभी देशों में इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टाइम में भौतिक राशियों को मापने के लिए। अब वही पद्धति इस्तेमाल की जाती है और उस पद्धति को ही क्या नाम दिया? SI पद्धति। तो SI पद्धति में अगर इसका मात्रक लिखें, I धारा है, धारा का एम्पियर इंटू T टाइम है, टाइम का वैसे आया तो एम्पियर इंटू सेकेंड। बट एक साइंटिस्ट हुए कूलाम, अभी आगे पढ़ेंगे कूलाम का एक नियम। कूलाम साहब ने आवेश के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, हम देखेंगे। अब इन्होंने जब जानकारियां दी तो थोड़ा इन्हें सम्मान देने के लिए, भैया इन्होंने जब बताया बोले इन्हें सम्मान दो कुछ, तो इन्हें सम्मान देने के लिए बोले ऐसा करो, इसका जो मात्रक आया ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, बोले इनके नाम पे ही रख दो इसका नाम, बोले इसे क्या कह दो? कूलाम। इसीलिए आवेश का जो मात्रक वैसे होता तो एम्पियर इंटू सेकेंड है, लेकिन हम उसे कहते क्या हैं? कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। और काय से प्रदर्शित करते हैं? सी से। हिंदी में इसे लिखते हैं बेटा कूलाम। काय से प्रदर्शित करेंगे? सी से। जैसे आप व्यवहार नहीं देखते हो, कोई महान व्यक्ति हो, कुछ अच्छा काम किया हो, उसके नाम पे किसी मार्ग का नाम रख दिया, ये मार्ग है ना, किसी पार्क का नाम रख दिया, या किसी स्टेशन का नाम रख दिया, किसी भी ऐसी फेमस जगह का नाम रख देते हैं उसके नाम पर, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ जो वैज्ञानिक किसी क्षेत्र में कुछ विशेष काम करता है तो उसे सम्मान देने के लिए उसमें कोई भौतिक राशि का मात्रक वगैरह उसके नाम पर रख देते हैं। तो यहाँ कूलाम साहब के नाम पर इसके मात्रक को क्या कह दिया गया? कूलाम। और काय से प्रदर्शित करेंगे? सी से। ये ऐसा ही मात्रक है, कह सकते हो मुख्य मात्रक है, ठीक है ना। अब कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, उन पर ध्यान दो। एक CGS पद्धति में मात्रक, कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में मात्रक। देखो CGS पद्धति में मात्रक, बेटा CGS पद्धति में इसका जो मात्रक है उसे नाम दिया गया है स्टेट कूलाम, या इसके और भी कई नाम हैं, स्टेट कूलाम, या इसे ही ESU। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। अरे भैया इस यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इसमें ये जो मात्रक लिया गया इसलिए इसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या बोले एक और है, अब इसको नाम किसने दिए थे? फ्रैंकलिन साहब ने। बोले ऐसा करो, कूलाम साहब के तो नाम पे ऐसा ही मात्रक दे दिया, फ्रैंकलिन साहब नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमें कहीं चर्चा ही नहीं की हमारी कहीं, हमने ही तो नाम रखा था इनका। बोले ऐसा करो, जो CGS पद्धति का मात्रक है बोले इसका नाम एक फ्रैंकलिन रख दो इनके नाम पर। तो एक नाम इसका और क्या है बेटा? फ्रैंकलिन। बताओ बेटा, क्या बात क्लियर है? एक नाम और क्या है? फ्रैंकलिन। ये तीनों का मतलब एक ही है, ये तीनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्या बात क्लियर है? चाहे तो इसे ही स्टेट कूलाम कह दो, या ESU कह दो, या फ्रैंकलिन कह दो। ये ऐसे है जैसे हमारे व्यवहार में किसी किसी बच्चे के तो एक ही नाम होता है, सर हमारा एक ही है, और कोई कोई ऐसा होता है सर हमारा घर पे अलग है, घर पे ये कहते हैं, स्कूल में सर अलग है दूसरा। बोले सर एक और भी हमारे दोस्तों ने अलग रख दिया, अब वो तो अलग नाम से ही बुलाते हैं, है ना, तीसरा और है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं ना, तो ऐसा ये CGS मात्रक है, एक स्टेट कूलाम, एक ESU और एक फ्रैंकलिन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा बोले मात्रक कोई सा भी ले लो, लेकिन उसका संबंध SI मात्रक से पता होना चाहिए। संबंध किससे पता होना चाहिए? मतलब हमें इसमें कूलाम पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कूलाम। तो जरा ध्यान दो, अगर हमसे कहा जाए बताओ बेटा, कोई बता सकता है इसमें संबंध? कुछ बच्चे ऐसे हैं इनमें जो पहले पढ़ चुके हैं इसको, है कोई महान बालक? बताओ कूलाम और ESU में संबंध। कोई नहीं है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹
9 ESU। 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। अब ESU लिख दे। 1 कूलाम में ESU पूछे जाए तो भी इतने ही, स्टेट कूलाम पूछे जाए तो भी इतने ही, और फ्रैंकलिन पूछे जाए तो भी इतने ही। भाई दोनों एक ही बात है। अच्छा, अगर 1 कूलाम में ESU पूछे तो हो गए, लेकिन अगर हम आपसे कहें नहीं ऐसा करो, 1 कूलाम में ESU नहीं, 1 ESU में कूलाम बताओ, तो बताओ 1 ESU बराबर, अगर यहाँ 1 चाहिए तो ये 3 गुणा 10 की घात 9 इधर आएगा, और इधर लाओ कहाँ पहुँचेगा, बटे में। तो 1 तो है ही, इसके बटे में क्या पहुँचा बच्चों, क्या 3 गुणा 10 की घात 9, और क्या देखो 1 ESU 3 गुणा 10 की घात 9 बटे में पहुँचा, तो 1 बटे 3 गुणा 10 की घात 9 क्या है, कूलाम। क्या है, कूलाम। यानी कि 1 कूलाम बराबर 1 बटे 3 गुणा 10 की घात 1 ESU बराबर 1 बटे 3 गुणा 10 की घात 9 कूलाम। क्या बात समझ में आ गई। चलो, और भी कुछ मात्रक होते हैं, और कौन से हैं उन पर भी चर्चा कर लो। अन्य मात्रक, इसके कुछ अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मात्रक देखो बेटा, एक होता है EMU। क्या होता है, बोले सर फुल फॉर्म क्या है इसकी। EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। अब इसका कूलाम से संबंध, भाई कूलाम से सबका संबंध पता होना चाहिए। तो 1 कूलाम बराबर 1 बटे 10 EMU। 1 कूलाम में कितने EMU, 1 बटे 10। या हम आपसे कहें नहीं बेटा ऐसा करो, 1 EMU में कूलाम बताओ। बताओ 1 EMU बराबर कितने कूलाम, क्या 10 इधर गुणा में है, 10 एकम 10 कूलाम। कितने कूलाम, 10 कूलाम। तो 1 कूलाम में अगर EMU पूछें तो 1 बटे 10, और 1 EMU में कूलाम पूछे तो कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। आवेश का एक और मात्रक होता है बेटा फैराडे। क्या होता है, फायरड नहीं बेटा, फायरड अलग है, वो धारिता का है। आगे पढ़ो, है ना, सेकंड चैप्टर में। ये क्या होता है, फैराडे। अब फैराडे क्या है जरा देखो। अगला जो मात्रक है वो क्या है, 1 फैराडे। अब बात आती, बोले सर 1 फैराडे है क्या। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लें, कितने इलेक्ट्रॉन, और उन 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का क्या निकाल लें, आवेश। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को ही क्या कहते हैं, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को ही क्या कहते हैं, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे बराबर किसके बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अब बात आती है, बोले सर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश कैसे निकालें। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है कितना किसी को, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये पहलू निश्चित है ना, 10th में भी पढ़ी होगी आपने। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 क्या है, कूलाम। ये तो 1 का है। अच्छा, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का चाहिए हो तो इसी का 2 गुना कर दे, 3 का चाहिए हो तो, 10 का चाहिए हो तो, 100 का चाहिए हो तो, अच्छा 1 मोल का चाहिए तो 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने से गुणा कर दें। अच्छा, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह दो किसी पदार्थ में 1 मोल में परमाणुओं की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। और जिसकी वैल्यू कितनी, 6.02 गुणा 10 की घात 23। 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किसके बराबर होगी, आवोगाद्रो संख्या की। यानी कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का है।
और हमने कहा 2 का हो तो 2 गुना, 3 का हो 3 गुना, 100 का हो 100 गुना। अगर 1 मोल का चाहिए तो 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनसे गुणा कर दें। अब 1 मोल में इतने ही तो हैं, तो इनसे क्या कर दें, गुणा। अब जो भी आए सॉल्व होके, ये सॉल्व होके लगभग कितना आता है, 1 फैराडे बराबर, बताओ भाई कितना आता है, 96,500 कूलाम। लगभग कितना आता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये आवेश के लगभग सभी मुख्य मात्रक हो गए। ऐसे समझ लो आवेश से संबंधित कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है आपसे। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे संबंधित ध्यान दो। जैसे ये जो सभी मात्रक पढ़े हैं, इनमें से आपसे कहा जाता है, बोले ऐसा करो, आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताओ। और कहा जाता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताओ। दोनों ही पूछे जा सकते। 1 नंबर में क्वेश्चन खूब आता है, बोले आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताओ और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताओ। मात्रक देखो आपके सामने है, एक फैराडे पढ़ा, पीछे एक EMU पढ़ा, और उससे पहले CGS वाला कोई स्टेट कूलाम, ESU या फ्रैंकलिन, तीनों एक ही है, कुछ भी कह दो, वो पढ़ा। इन तीनों को देख के बताओ आप कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है आपको, कौन सा सबसे छोटा। देखो ये जरा ध्यान दो, 1 फैराडे कूलाम का 96,500 गुना, मतलब कूलाम से कितने गुना है, 96,500। अब जरा पीछे वालों ध्यान देना, जो EMU है वो कूलाम का कितने गुना है, तो उससे छोटा है कि बड़ा, उससे छोटा है, वो तो 96,500 गुना था। ये कुल कितने गुना है, 10 गुना, तो काफी छोटा हो गया। अच्छा ये वाला जो ESU है, वो देख रहे हो, गुना नहीं मतलब 1 कूलाम का, ऊपर 1 कूलाम और बटे में 3 गुणा 10 की घात 9, मतलब 1 कूलाम का 3 गुणा 10 की घात 9वां भाग होगा। क्या ये 1 से भी बहुत छोटा? तो देखो फैराडे कूलाम का 96,500 गुना, EMU 10 गुना, और ये 1 का भी 3 गुणा 10 की घात 9वां भाग, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, यही तो हुआ। ESU कह दो या फ्रैंकलिन कह दो या स्टेट कूलाम कह दो, ये सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन हुआ, फैराडे। सबसे बड़ा कौन हुआ, फैराडे। तो आवेश का अगर सबसे छोटा मात्रक पूछे तो कौन सा है आपका, फ्रैंकलिन। हाँ ज्यादातर यही लिख के आता, वैसे नाम सब इसी के, ESU कह दो, स्टेट कूलाम, लेकिन ज्यादातर जब भी पूछा गया तो ऑप्शन में क्या दिया होता है, फ्रैंकलिन। अगर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो क्या है, फैराडे। बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक। अब कुछ जगह एक चीज और ध्यान दे लो, कुछ कन्वर्जन यूनिट्स यूज करते हैं। कैसे यूनिट्स, कन्वर्जन यूनिट्स होते क्या हैं, मतलब ऐसे यूनिट्स, कहीं जैसे छोटा मोटा आवेश चाहिए तो कुछ छोटे छोटे मात्रक इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो कन्वर्जन यूनिट्स के लिए कुछ उससे पहले लगा देते हैं, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। इन 4 वर्ड का मतलब आप रट लो। क्या, जैसे अगर कहीं कभी आपको मिली लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, अगर कभी कहीं आपको क्या लिखा मिल जाए, मिली, कहीं मिली को M से प्रदर्शित करते हैं। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। अब वो चाहे कूलाम से पहले लगा हो, चाहे मीटर, अरे 11th में अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा दूरी, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर। तो ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको किसी से भी पहले लग जाते हैं, तो इनका मतलब तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। मिली हो तो इसका मतलब 10 की घात -3। अगर कहीं माइक्रो हो, जिसे माइक्रो को ऐसे म्यू से लिखते हैं, इसका मतलब 10 की घात -6। और अगर कहीं नैनो हो, जिसे n से लिखेंगे, जिसका मतलब 10 की घात -9। और अगर कहीं पिको हो, क्या हो, पिको, जिसे P से लिखते हैं, उसका मतलब 10 की घात -12।
बिल्कुल रट डालो। मिली का मतलब 10 की घात -3, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9, पिको का मतलब 10 की घात -12। क्या बात क्लियर है? अब यहां देखो जरा, समझो। हो सकता है आवेश आपको काय में दिया हो, ऐसे मिली कूलाम, एम का मतलब मिली, सी का मतलब कूलाम। अब हमें तो कूलाम में चाहिए होगी इसकी वैल्यू। अगर इसे कूलाम में बदलना है तो मिली हटाएं, तो मिली की जगह कितना रखें? 10 की घात -3, बिल्कुल सही, 10 की घात -3। आगे हो सकता है ऐसे माइक्रो कूलाम रखा हो, तो माइक्रो की जगह 10 की घात -6, या हो सकता है नैनो कूलाम में दे रखा हो बेस, तो नैनो की जगह 10 की घात -9, नैनो की जगह 10 की घात -9 कूलाम में चेंज हो गया। या हो सकता है पिको दे रखा हो, तो एक पिको कूलाम की जगह 10 की घात, क्या बताओ? इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े फिर। जरा देखो भाई, अगला थोड़ा सा और जान लो इसके बारे में, फिर देखें। देखो बेटा, अभी हमने इसकी, अगर आवेश की हमसे क्या पूछी जाए, विमा, आवेश की विमा कह दो या विमीय सूत्र कह दो। देखो अभी फॉर्मूला हमने Q बराबर क्या जाना था, IT। यहां से अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें आवेश का, अब विमीय सूत्र के लिए थोड़ा 11th की बातें पता होनी चाहिए। मूल राशियां पढ़ी थी 7। पहली लंबाई, जिसका विमीय सूत्र काय से लिखते थे, L से। दूसरी द्रव्यमान, जिसका काय से लिखते थे, M से। तीसरी समय, जिसको काय से लिखते थे, T से। चौथी ताप, जिसको काय से लिखते, थीटा या K से भी लिख सकते हो। वैद्युत धारा A से लिखते थे। किससे लिखते थे? बाकी पदार्थ की मात्रा थी उसे मोली लिख लेते थे, जो तीव्रता थी उसे कैंडला था, उसका मात्रक तो उसे CD लिख लेते थे, तो उसकी विमा भी CD से ही लिख लेते थे। ठीक है ना? तो यहां से ध्यान दो, आई वैद्युत धारा है। अब वैद्युत धारा का विमीय सूत्र अभी बताया मैंने, काय से लिखेंगे, A से। T तो टाइम है, अरे सेकंड, मात्रक थोड़ी पूछा, क्या पूछा, विमीय सूत्र, काय से लिखेंगे, T से, तो AT, AT। तो आवेश का आपको विमीय सूत्र चाहिए हो तो सीधे क्या बताओगे, AT। अच्छा, जो आवेश है, आपने राशियां पढ़ी थी भौतिक राशि 11th में, एक सदिश और एक आदेश। सदिश को वेक्टर कहते थे, आदेश को स्केलर कहते थे। तो जो आवेश है वो आदेश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आदेश राशि है। आवेश कौन सी राशि है बच्चों? आदेश राशि है। बताओ भाई, यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ। बात क्लियर है यहां तक? देखो, आज वास्तव में ज्यादा समझने वाली चीजें कोई नहीं थी। ये जो मैंने वैल्यू लिखाई हैं, ये तो सीधे सीधे ऐसे समझ लो, वैल्यू यहाँ लिखाई दी, ये तो ऐसे ही रटी होनी चाहिए जैसे मुझे रटी हुई हैं, है ना? तो अभी तो वास्तव में आज का जो टॉपिक था वो बेसिक बातें थी, ये मात्रकों वगैरह की वैल्यू लिखाई थी, ये कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी। अभी डिटेल में चर्चा बहुत आवेश पे चलेगी। अभी ऐसे समझ लो 4-5 दिन तो आवेश आवेश ही पढ़ोगे, क्योंकि भैया 8 चैप्टर आवेश पे पढ़ने हैं। कितने? सब में आवेश पे ही चर्चा होगी। पहले आवेश पकड़ रखेंगे, हिलना मत, तुम पे चर्चा कर रहे हैं अभी। फिर जब तक वो रुका रहेगा, उस पर जब सारी बातें हो जाएंगी, उसके बाद कहेंगे ऐसा करो, अब तुम कांस्टेंट वेलोसिटी धीरे धीरे चलना शुरू करो। फिर चलते समय जब वो एक समान वेग से चल रहा होगा, तब चर्चा करेंगे उसके बारे में। फिर बाद में जब उससे चर्चा निपट जाएंगे एक समान वेग या एक समान गति, फिर कहेंगे ऐसा करो, अब बल लगाओ इस पे, और बल से क्या उत्पन्न करो, त्वरण, जिससे इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन। और उस वक्त ये क्या क्या प्रभाव दिखाता है, क्या क्या चीजें होंगी इससे संबंधित, उन पे चर्चा करेंगे। मतलब आप 8 चैप्टर, फिर आप लगभग 60% सिलेबस में आवेश पे ही चर्चा करने वाले हो, तो आवेश को तो डिटेल में समझना ही पड़ेगा। तो अभी हम आवेश पर ही चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा?